हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की अपनी इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस के थर्ड यूनिट का एक टॉपिक चालू किया था कल की क्लास में, उसका नाम है कालिदास। तो जो महाकवि कुलगुरु जिसको कहा जाता है नाटककार निबंधकार कालिदास के बारे में हमने थोड़ा बहुत उनका प्रारंभिक जीवन, उनके वैवाहिक जीवन के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से विद्योत्तमा के साथ उनकी शादी होती है और उनका सुख में जीवन जो है ना वो किस प्रकार से निर्वासित जीवन में परिवर्तित हो जाता है। कि विद्योत्तमा के द्वारा जो है ना अपने पति कालिदास को घर से निर्वासित कर दिया जाता है। फिर वो जो है माँ काली की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और एक प्रकार से संस्कृत भाषा के प्रखंड विद्वान बनते हैं वो। ये बातें कल की क्लास में हमने देखी थी। आज हम उनकी कुछ रचनाओं को पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रचनाएं थी जो कि कालिदास के द्वारा रचित की गई थी। तो मुख्य रूप से कुछ कुल 7 रचनाएं, कुछ कुल 7 रचनाएं कह दो, 7 कृति कह दो, जो है वो कालिदास के द्वारा रचित की गई थी। इसमें से पहली जो रचना हम कमर्शिया पढ़ते चलेंगे, जिससे पहले की जो रचना है उसका नाम है ऋतु संहार। ऋतु संहार, जो ये रचना है ऋतु संहार, इसके इसके अंदर जो है वो कालिदास मुख्य रूप से पहली बात तो ये कि 7 सर्गों में विभाजित है ये। 7 सर्गों में विभाजित है। इसमें जो ऋतुएं होती है, 7 ऋतुएं, 6 ऋतुएं, उनका वर्णन किया गया है। जैसे कि कौन कौन सी ऋतुओं का वर्णन इसमें किया गया है। तो पहली जो ऋतु आती है वो है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बाद में है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बाद में है शरद ऋतु। शरद ऋतु के बाद में आता है हेमंत। हेमंत, शिशिर। हेमंत, शिशिर, एक वर्षा रह गई, वो ऋतु रह गई, उसका नाम है ग्रीष्म ऋतु। जो ग्रीष्म ऋतु है उसके बाद में कहने का मतलब कि गर्मी पड़ती है। गर्मी के बाद में क्या आता है, वर्षा होती है। वर्षा के बाद में ठंड आ जाती है, शीत ऋतु, सर्द ऋतु कह दो उसको। फिर हेमंत का मतलब ये होता है कि बर्फ वाला क्षेत्र जो है, शीत लहरें जहाँ पे चलती है, वो होता है हेमंत वाला ऋतु। फिर होती है शिशिर। फिर लास्ट एक ऋतु है, उसका नाम है यहाँ पर बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में क्या होता है कि बाग बगीचे हैं, उद्यान वगैरह जो है ना उनका टाइम होता है कि फूल खिल जाते हैं उद्यानों में, बगीचों में। और एक प्रकार से प्रेम का समय होता है। वो प्रेम जो है वो काफी उफान ले रहा होता है इस ऋतु, बसंत ऋतु में, क्योंकि फूल जो है वो बगीचों में खिल रहे होते हैं और जो नई नई तितलियां हैं उधर फूलों के ऊपर घूमती रहती है। तो वो जो समय होता है बसंत ऋतु में वो होता है प्रेम का और स्नेह का समय होता है। तो ऋतु संहार में मुख्य रूप से इन ऋतुओं के बारे में कालिदास ने जो है ना वर्णन किया है। फिर उनके बाद की रचना है, जैसे कि कल की क्लास में देखा था हम लोगों ने मेघदूत के बारे में। मेघदूत, ये जो मेघदूत रचना है ना, इसमें क्या है भाई कि जो यक्ष है वो यक्षिणी के पास में किस प्रकार से संदेश पहुंचाता है। ये कहने का मतलब ये है कि भाई अब जो है ना प्रेम वियोग हो गया है। इन दोनों यक्ष और यक्षिणी जो है ना वो अलग हो चुके हैं, और यक्षिणी जो है ना वो मतलब एक प्रकार से यक्ष यक्षिणी के पास संदेश नहीं पहुंचा पा रहा है। कुछ भी मान लो कि बातचीत करने का जो माध्यम है टूट चुका है भाई। वो एक बात है रामगिरी पर्वत की। रामगिरी पर्वत पर यक्ष बैठा है। तो एक दिन की बात है, क्या होता है ना कि आसमान में बादल, घनघोर बादल छाए हुए होते हैं। तो यक्ष उन बादलों को देख कर क्या कहता है कि आप जो है ना यहाँ मत रहो, आप जाओ अलकापुरी में। अलकापुरी जो कि हिमालय में पड़ता है, वहाँ जाओ और वहाँ पे जो है ना यक्षिणी मेरी प्रेमिका जो है वो रहती है। आप वहाँ जाके और मेरे संदेश को जो है ना यक्षिणी के पास पहुँचाओ। तो ये बात थी। यक्ष यक्षिणी की कहानी, प्रेम प्रेमिका की कहानी जो है ना वो मेघदूत में वर्णित है। कालिदास के द्वारा उसका वर्णन किया गया था। इसके बाद में जैसे कि एक रचना है, उसका नाम है कुमार संभव। कुमार संभव, इस रचना में जो कुमार है, कुमार जो है ना वो मुख्य रूप से कार्तिकेय के लिए कहा गया है। जो शिव और पार्वती की संतान है, कार्तिकेय, शिव पार्वती की संतान कौन है, यहाँ पे कार्तिकेय है। तो कार्तिकेय का जन्म किस प्रकार से होता है,
वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। पहले तो शिव पार्वती के विवाह के बारे में कुमार संभव में अच्छी तरह से बखान किया गया। फिर कार्तिकेय के जन्म की चीज़ें लिखी गई है। उसके बाद में जो है एक राक्षस था, उसका नाम था तारकासुर। तो उस तारकासुर राक्षस का वध किस प्रकार से कार्तिकेय के द्वारा किया जाता है, ये चीज़ें जो है ना कुमार संभव में लिखी गई है। इसके बाद में उनकी एक रचना आती है, उसका नाम है भाई विक्रमो उर्स, विक्रमोवर्षियम था, विक्रमोवर्षियम। तो इसकी थोड़ी सी कहानी जो है ना वो राजा पूर्वा और है यहाँ पे उर्वशी। तो इनकी थोड़ी सी स्टोरी इस प्रकार से है। देखो क्या होता है कि उर्वशी है जो है ना, उर्वशी वो एक अप्सरा है, सर्वलौकिक अप्सरा है। कि एक बात है, उर्वशी और उसकी फ्रेंड है, उसका नाम है चित्रलेखा, चित्रलेखा। उर्वशी कि दोनों क्या है ना कि स्वर्गलोक की अप्सराएं हैं। इंद्र भगवान इंद्र जो है ना उनके महल में ये नृत्य करती थी। तो भाई इनको पृथ्वी से कुछ ज्यादा ही प्यार था, तो ये पृथ्वी पर घूमने आती है। ऐसे ही दोनों फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, घूमने आती है पृथ्वी पर। तो क्या होता है ना कि इनको एक राक्षस होता है, वो उठा ले जाता है। काफी सुंदर थी, तो इनको राक्षस, उस राक्षस का नाम था केसी नाम का कोई राक्षस था। तो इन दोनों को वो उठा ले जाता है। और ये दृश्य जो होता है ना, वो एक राजा था पूर्वा, वो जंगलों में घूम रहा था, ऐसे ही शिकार करने आया था। तो वो जो है ना देख लेता है कि किस प्रकार से ऐसे उठा ले गया वो। बाद में जो है ना राजा पूर्वा क्या करता है, दोनों को बचा लेता है। और जो बचाने का समय होता है, उस समय में क्या होता है ना कि उर्वशी का और राजा पूर्वा का जो है वो आई कांटेक्ट हो जाता है, मतलब फर्स्ट साइड लव हो जाता है इनको। इसको राजा है यहाँ पे पूर्वा, और यहाँ पे अप्सरा है उर्वशी। तो भाई यहाँ पे ये हुआ है कि एक वही बात है ना कि विलन के द्वारा हीरोइन को उठा लिया गया, और यहाँ पे हीरो की एंट्री होती है। यहाँ पे हीरो है पूर्वा और हीरोइन कौन है, उर्वशी है। तो बाद में आई कांटेक्ट होता है, और फिर जो है ना प्रेम इनका चालू हो जाता है। परंतु बाद में क्या होता है ना कि ये यहाँ की पृथ्वी की नहीं थी, ये दोनों अप्सराएं स्वर्ग लोक की अप्सराएं थी। तो इनको फिर वही बात है कि अपने भगवान इंद्रदेव के महल में जाना था। फिर जो है ना ये चली जाती है वहाँ वापिस स्वर्ग लोक में चली जाती है भगवान इंद्र के महल। वहां पर एक दिन की बात है कि नृत्य कर रही थी, उर्वशी नृत्य कर रही थी। तो वो क्या है ना कि नृत्य करते करते वो अपने मुख से जो है ना पूर्वा का नाम बोल देती है। मतलब उसको याद कर रही होती है, नृत्य कर रही होती है, याद कर रही होती है, तो उसके मुख से पूर्वा का नाम निकल जाता है, राजा पूर्वा। तो ये बात इंद्र भगवान को पता चल जाती है कि ऐसे ऐसे मेरे महल में रहते हुए मेरी अप्सराओं के आप पराये मर्द का नाम ले रही हो। तो वहां पर जो भगवान इंद्र उसको श्राप दे देते हैं। फिर वो श्राप के कारण जो है ना पृथ्वी पर आती है, और पृथ्वी पर जब वो आती है ना तो फिर वही पूर्वा से मिलती है, उनकी बातचीत होती है। और बाद में जो है ना वही बात है कि इंद्र भगवान को बदला लेना था, तो वापस पूर्वा को स्वर्गलोक में बुला लेंगे वो। और वही जो हालत पहले की थी वही हालत दोबारा होती है। परंतु बाद में क्या होता है ना कि थोड़ा समय के बाद में इंद्र भगवान जो उर्वशी होती है ना, उर्वशी को उसके श्राप से मुक्त कर देते हैं, और फिर वो हमेशा के लिए पृथ्वी पर चली जाती है। और पूर्वा का और उर्वशी का गंधर्व विवाह हो जाता है, और वो फिर जो है ना एक प्रकार से उनका पुनर्मिलन हो जाता है, और शांति से अपना जीवन बिताते हैं वो लोग। ये थी इनकी अच्छी कहानी पूर्वा की। और अप्सरा थी उर्वशी, राजा है पूर्वा, उर्वशी है एक अप्सरा है। ये चार हो गई इनकी। आगे के जो इनकी रचनाएं हैं कालिदास की, उस रचना का नाम है भाई मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र 5वें नंबर की रचना है इनकी। नहीं, उससे पहले की रचना और आती है, उसका नाम है रघुवंशम, रघुवंशम। तो जो रघुवंशम रचना है कालिदास के द्वारा जो रचित की गई है, उसमें मुख्य रूप से 12 राजाओं का वर्णन है, 20 राजाओं का वर्णन है, 20 राजाओं का इसमें वर्णन किया गया। अब 20 राजा जैसे कि यहाँ से चालू होता है राजा दिलीप से, राजा दिलीप, उसका पुत्र होगा दिलीप का रघु, अज, दशरथ, फिर है राम,
भरत और लव और कुश। मुख्य रूप से ऐसे ऐसे मतलब टोटल 20 राजाओं का वर्णन रघुवंश में किया गया है। बात कहाँ की है? बात है राजा दिलीप से चालू करते हैं। क्या है कि राजा दिलीप है और उनकी पत्नी का नाम है यहाँ पे सुदर्शना। दिलीप और पत्नी है इनकी सुदर्शना। दर्शना ही था, दर्शना। तो भाई बात ये है कि लंबे समय तक जो है ना दर्शना को कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी। तो क्या होता है ना कि वो एक ऋषि वशिष्ठ के पास जाते हैं, दोनों दंपत्ति जो है वो ऋषि वशिष्ठ के पास जाते हैं और उनसे जो है ना बातचीत करते हैं कि संतान मतलब मोस्टली क्यों क्या दिक्कत आ रही है वो पूछते हैं। वही बात है, आज किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऋषि वशिष्ठ जो है ना उनको ये बताते हैं राजा दिलीप को कि आपने पहले जो है ना कोई गलती करी थी। तो दिलीप पूछते हैं कि मैंने क्या गलती करी थी। तो वो ऋषि वशिष्ठ उनको बताते हैं कि आपने जो है ना आप कोई युद्ध अभियान से लौट रहे थे और आप मतलब आपकी सेना भी आपके साथ थी। तो आपके सामने गौ माता थी और आपने उस गौ माता की जो है ना मतलब उसको अभिवादन नहीं किया था, उसको एक प्रकार से आशीर्वाद नहीं लिया था गौ माता का। आपने जो है ना उसकी इंसल्ट करी थी, मतलब उसको साइड में करके आप निकले थे आपकी सेना के साथ में। तो वो आपकी गलती थी। तो वहाँ पे फिर राजा दिलीप बोलते हैं कि मैं अपनी गलती को कैसे सुधारूं, महर्षि आप बताइए। तो राजा वो जो ऋषि वशिष्ठ है वो उनको ये कहते हैं कि मैं आपको अपनी प्रिय गाय है, उसका नाम था नंदिनी, वो देता हूँ। आप जो है ना उसकी सेवा कीजिए। ठीक है, सेवा कैसे करनी है कि आपको उसको मतलब खुद से जो है ना उसको चारा डालना है, पानी पिलाना है और बाद में जो है ना उसके दुग्ध का आपको सेवन करना है, उसका दूध पीना है आपको। तो यहाँ पे ऋषि वशिष्ठ के द्वारा जो दी जाती है गाय, वो उसका नाम क्या था? नंदिनी। तो भाई कुछ समय तक क्या होता है कि कर रहे सेवा चल रही होती है। फिर एक दिन की बात है जब नंदिनी जो है ना ऐसी बैठी हुई थी, वहां पे जो है ना एक शेर आ जाता है। एक शेर आ जाता है और वो जो है ना नंदिनी गौ माता है यहाँ पे, ठीक है, गाय है। तो नंदिनी को वो जपेड़ लेता है, मतलब पकड़ लेता है वो नंदिनी को। और वहां पे जब राजा को पता चलता है कि ऐसे ऐसे सिंह के द्वारा, शेर के द्वारा जो है ना नंदिनी को पकड़ लिया गया है और वो उसको खाने ही वाला है। तो राजा दिलीप क्या करता है, उसके सामने जो है ना मतलब घुटनों के बल बैठ जाता है और ये कहता है कि ये मेरे गुरु की जो है ना प्रिय गाय है, आप इसको कोई चोट ना पहुंचाएं, आपको आपके खाने की व्यवस्था और कर दी जाएगी। तो वहाँ पे सिंह वो कहता है कि नहीं, मुझे तो ये इसी को अपना खाना, अपना जो है ना भोजन बनाना है। तो वहाँ पे वो बहुत विनम्रता से बात करते हैं और लास्ट में वो मतलब क्या करते हैं राजा दिलीप, वो कहते हैं कि आप इनको छोड़ दीजिए, मैं आपका भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। तो मतलब वही बात है कि अपने वचन को निभाने के लिए राजा दिलीप जो है ना खुद के प्राणों को भी त्यागने को तैयार हो जाते हैं। तो वहां पर फिर वो जो सिंह है वो एकदम से गायब हो जाता है। वो जो एक प्रकार से काल्पनिक चीजें थी वो जो है ना दिखाया गया था ऐसे ही, वो गायब हो जाते हैं। फिर नंदनी जो है ना वो मतलब कहती है राजा दिलीप को कि मैंने ये सारा जो है ना एक प्रकार से प्लान था मेरा, ये मैंने सोचा था। फिर जो है ना आप जो हो अपने आपने अपने वचन को पूरा किया है और आप जो है ना परीक्षा में पास हो गए हो भाई, ये बात है। तो बाद में जो है ना नंदिनी के आशीर्वाद से दर्शना को और दिलीप को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उस पुत्र का नाम रखा जाता है यहाँ पे रघु। और इसी रघु के नाम पर कालिदास ने जो है ना रघुवंशम ग्रंथ की रचना की थी। ये थी छोटी सी कहानी रघुवंशम की। इसके बाद में इनकी एक और कहानी है, उसका नाम था मालविका अग्निमित्र। तो मुख्य रूप से ये सारे कालिदास की किस्से कहानियां ही हैं, क्योंकि ये काल्पनिकता कुछ भी हो, जैसे कालिदास पूरा ही पूरा हम ऐसे मानेंगे कि वो उसकी सारी बातें जो है ना किंवदंतियों पर आधारित है, मान्यताओं पर आधारित है, किंवदंतियों पर आधारित है। पूर्ण रूप से ऐसा कोई स्रोत हमें नहीं है जो कि हम मतलब ऑथेंटिक मान ले। तो जैसे कि इसको हम अगर हिंदी में पढ़ेंगे, वैसे तो भाई कालिदास एक नाम की 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इतिहास वाला कालिदास जैसे कि हम गुप्त वंश में पढ़ते हैं शायद वो यही होगा, संभवतः है वो ये नहीं ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमें जो चीज़ें पढ़नी है अपने सब्जेक्ट को, अपने सिलेबस को देखते हुए, तो कालिदास के जीवन के बारे में चीज़ें देखनी है और उनके उनके कार्य क्या थे, उनकी रचनाएं कौन कौन सी, वो चीज़ें हमें देखनी है। तो अब है एक 6 नंबर पे आती है उनकी रचना, उसका नाम है मालविका अग्निमित्र। मालविका।
मालविका अग्निमित्र। तो भाई ये बात है मालविका की और अग्निमित्र की। अग्निमित्र और एक तरह का मालविका। ये धरती की बात है, यहाँ पे सौरभ का कोई वो नहीं है, धरती की बात है कि एक तरफ जो राजा है, जब मौर्य वंश का मतलब खत्म हो जाता है, जब मौर्य वंश, और मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहदर्थ, और बृहदर्थ की हत्या करके सुंग वंश का जो राजा बनता है पुष्यमित्र सुंग। कहने का मतलब जो बृहदर्थ राजा था, मौर्य वंश का अंतिम राजा था, वह उसकी हत्या, उसके सेनापति था, उसका नाम था पुष्यमित्र नाम का, उसकी हत्या कर देता है वो, और फिर पुष्यमित्र जो है ना सुंग वंश की स्थापना करता है। तो जो पुष्यमित्र सुंग था ना, उसका बेटा था अग्निमित्र। सुंग वंश का राजा है यहाँ पर पुष्यमित्र, ठीक है, और पुष्यमित्र का बेटा है, उसका नाम है अग्निमित्र। अग्निमित्र। तो यहाँ पे बात ये आती है कि जो अग्निमित्र वो सुंग वंश से संबंधित है, इसमें धरती की बात है। मालविका जो है ना, मालविका एक राजकुमारी है, कहाँ की है? विदर्भ की राजकुमारी है। विदर्भ आज के बरार के आसपास का क्षेत्र जो विदर्भ है। तो बात यहाँ पर ये है कि जो ये है विदिशा में है। थोड़ी सी कहानी थी, थोड़ा सोचो इसको क्या होता है कि जो विदर्भ राज्य है ना, विदर्भ राज्य, उसमें दो राजकुमार जो है ना गद्दी को लेके लड़ रहे हैं। कौन कौन है? एक तो है माधव सेन, एक यज्ञ सेन। माधव सेन, एक है यज्ञ सेन। ये दोनों भाई ही हैं और ये गद्दी को लेके लड़ रहे हैं। बाद में क्या होता है ना कि अग्निमित्र के द्वारा सहयोग मिलता है माधव सेन को, कि माधव सेन जो है वो अग्निमित्र का फ्रेंड है। पहले से थोड़ी बातचीत थी, बाद में और बातचीत हो जाती है, तो दोनों दोनों मित्र बन जाते हैं, अग्निमित्र और माधव सेन। तो हम बाद में इतिहास में ये चीजें देखते हैं कि अग्निमित्र के सहयोग से, उसके समर्थन से जो है ना माधव सेन को गद्दी मिल जाती है। ऐसे नहीं मिलती, युद्ध किया जाता है। अग्निमित्र पहले जो है ना इसको हराता है युद्ध में। अग्निमित्र का और यज्ञ सेन का युद्ध होता है, यज्ञ सेन को वो हराता है, और हराने के बाद में जो है ना जो विदर्भ है ना, उस विदर्भ की गद्दी से यज्ञ सेन को तो बाहर निकाल देता है, महल से बाहर निकाल देता है, और माधव सेन जो है ना उसको गद्दी दिलवा देता है अग्निमित्र। इसका मतलब ये है, पक्की यारी है फिर तो। बाद में यहाँ पर ये होता है कि दोस्त की बहन पसंद आ जाती है एक दोस्त को। क्या होता है देखो, जब ये जो टाइम चल रहा है ना, युद्ध का समय चल रहा है, तो घर की महिलाएं सुरक्षित रहनी जरूरी थी। तो क्या करता है माधव सेन? माधव सेन उस समय क्या करता है ना कि अपनी बहन मालविका को जो है ना विदिशा भेज देता है। अग्निमित्र इस समय विदिशा में ही है, पहले विदिशा में है, और जब युद्ध का दृश्य चल रहा है ना, तब वो कहाँ आ गया था? विदर्भ। ये समय विदर्भ, ये यहाँ पे विदर्भ की बातें हैं। विदर्भ में युद्ध हुआ है, विदर्भ में युद्ध हुआ है, यज्ञ सेन का हुआ है और अग्निमित्र का हुआ है। अग्निमित्र, और इस युद्ध में अग्निमित्र जो है वो जीत गया है, और यज्ञ सेन जो हार गया। ये जो समय चल रहा है, इस समय में माधव सेन से, इससे पहले माधव सेन ने क्या कर दिया, अपनी बहन को जो है ना उसकी कुछ दासियों के साथ में जो है ना विदिशा में भेज दिया है, और वहां पे वो क्या कर रही है, वो नृत्य सीख रही है, गायन संगीत का मतलब ज्ञान ले रही है। उसको नृत्य का काफी शौक था, तो वो नृत्यांगना बन गई थी, वहां पे नृत्य सीखती थी वो, कहाँ? विदिशा में। अब देखो युद्ध जीत गए ये लोग, युद्ध जीत गए, तो भाई पार्टी वार्टी तो होगी, फिर खाने पे बुलाया जाएगा। ठीक है, क्या होता है देखो, युद्ध जीतने के बाद में जो माधव सेन है ना, वो खाने पर अग्निमित्र को बुलाता है। विदर्भ में अग्निमित्र और माधव सेन मिलते हैं। वहां पर क्या होता है ना कि जब अग्निमित्र महल को देख रहा होता है, विदर्भ का महल, वहां पे उसको एक मालविका का चित्र दिख जाता है, मालविका का चित्र दिख जाता है, और चित्र को देख कर ही जो है ना उसको प्रेम हो जाता है, उसको पसंद आ जाती है मालविका उसको। परंतु वो अपनी मन की भावनाएं जो है ना अपने दोस्त को तो बता नहीं सकता। बाद में क्या होता है ना कि विदर्भ में पार्टी वार्टी करने के बाद में वापस अब विदिशा जाता है वो अग्निमित्र, और वहां पर वो क्या देखता है भाई, वहां पर वो देखता है मालविका को नाचते हुए, नृत्य करते हुए देखता है मालविका को। तो उसको फर्क नहीं पड़ता कौन नृत्यांगन को, क्या वो नृत्यांगना है, वो कुछ भी है, तो वो जो है ना उससे प्रेम, वो शादी कर लेता है, कौन भी उसी शादी। क्या कहा मैंने कि विदिशा में जाता है अग्निमित्र, और वहां पे जो है वो नाच रही होती है, और नाचते हुए नृत्य करते हुए जो है ना वो वापस उसको, उसकी फीलिंग जाग जाती है, और उसे भी शादी कर लेता है। स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, स्टोरी यहाँ से चालू होती है। देखो आगे क्या होता है। भाई अग्निमित्र की पहले से शादी हो चुकी थी, अग्निमित्र की पहले से शादी हो चुकी थी, उसकी दो पत्नियां थी। धारणी का, एक का नाम था धारणी, एक का नाम था इरावती।
धारणी और इरावती, ये है अग्निमित्र की पत्नियां। क्या होता है ना कि वही बात है कि जलेसी तो होती है एक और दूसरी ओर से। जब शादी हो जाती है मालविका के साथ में अग्निमित्र की, तो भाई ये दोनों औरतें काफी जलेसी फील करती है। और क्या होता है ना कि इन दोनों के द्वारा एक षड्यंत्र रचा जाता है। षड्यंत्र क्या रचा जाता है कि जो मालविका है ना उसको कारागार में डाल दिया जाता है। मालविका को कैद कर लिया जाता है, कारागार में डाल दिया जाता है। जब ये बात अग्निमित्र को पता चलती है तो वो काफी क्रोधित हो जाते हैं, परंतु वही बात है वो अपनी पत्नियों के तो खिलाफ बोल नहीं सकते। अगर उन्होंने कुछ किया है तो पक्का सही किया होगा, कुछ भी किया होगा, परंतु वो नहीं मालविका तो अभी अभी आई थी, परंतु वो लड़ते नहीं है, शांत रहते हैं। वो जो है ना अब मिल के आ जाते हैं, एक बार के लिए उनसे मिल लेते हैं और खैर खबर ले लेते हैं। बाद में क्या होता है ना कि एक समय जो है विदर्भ का कोई एक राजदूत आता है वहां पर, उधर विदिशा में। और वो जो है ना कहता है, मतलब उसके दूत के आने के बाद में जो है ना रानियों को ऐसा पता लगता है कि जो मालविका है वो मुख्य रूप से विदर्भ की राजकुमारी है, कोई नृत्यांगना नहीं है वो। बाद में है वो दोनों ही जो है ना पत्नियां उसको कैद खाने से बाहर ले आती है और फिर सुखमय जीवन बिताते हैं ये लोग। ये ऐसी छोटी सी कहानी थी, ये बात थी। अब एक छोटी सी कहानी और मैं आज ही कंप्लीट कर देती हूँ, वो रह जाता है अभिज्ञान शकुंतलम। 7 नंबर की कालिदास की एक रचना है, उसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में क्या कहानी है यहाँ पे? राजा दुष्यंत है इसमें एक तो, राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। शकुंतला में भी सबने अप्सरा मेनका का नाम सुना होगा, विश्वामित्र का नाम सुना होगा कि विश्वामित्र एक तपस्वी थे, उनकी तपस्या को भंग करती है कौन? मेनका। अप्सरा थी मेनका इंद्रदेव की। तो मेनका की एक पुत्री उत्पन्न होती है, उस पुत्री का नाम था शकुंतला। वो भी अप्सरा थी, शकुंतला भी। तो यहाँ पे यही बात है कि राजा दुष्यंत को शकुंतला पसंद आ जाती है, फिर जो है ना ऑन द वे उनसे प्रेम विवाह कर लेते हैं। यहाँ पे एक जो याद रखी जाने वाली बात वो ये है कि गंधर्व विवाह करने के बाद में राजा दुष्यंत जो है ना शकुंतला को महल नहीं ले जाते हैं और उसको जंगलों में ही जो है ना एक एक आश्रम कह दो आप, एक झोपड़ी कह दो, वो बना के उधर ही रहने को बोलते कि तू यहीं रहे और मैं अपने राज्य में जाके बातचीत करता हूँ, परिवार वालों को मनाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तब तुम्हें लेके जाऊंगा। ये बात करते हैं कि घर वाली बाहर वाली का कुछ प्राचीन समय में भी था ऐसा कुछ। तो क्या होता है ना कि बाद में जो शकुंतला होती है ना वो कुछ महीने तो इंतजार करती है, क्योंकि वो गर्भवती थी। कुछ महीने इंतजार करती है, बाद में वो क्या करती है, वो महल चली जाती है। राजा दुष्यंत के सामने जब खड़ी हो जाती है और वो अपना हक मांगती है, परंतु राजा दुष्यंत भरी सभा में शकुंतला को ये कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, भूल जाते हैं वो उसको। यहाँ पर फिर शकुंतला के विरह का हम मतलब बखान नहीं कर सकते हैं जो उनके पर बीती हुई होती। बाद में क्या होता है ना कि अंगूठी होती है, अंगूठी के कारण अंगूठी खो गई थी राजा दुष्यंत की, जिसके चलते फिर क्या होता है, जिसके चलते क्या होता है ना कि राजा दुष्यंत भूल चुके होते हैं अपनी याददाश्त, परंतु एक मछुआरे के द्वारा वापिस वो अंगूठी उनको मिल जाती है और उनकी याददाश्त वापिस आ जाती है कुछ समय के बाद में। फिर भाई वो वन मन भटकते हैं, ढूंढते हैं उनको, कहीं मिल जाए शकुंतला, और लास्ट में मिल जाती है वो, और फिर उनका जीवन अच्छे से बीतता है, सुखमय जीवन बीतता है उनका। ये थी कालिदास की रचनाएं जो कि मैंने एक स्टोरी के साथ में आपको बताया। आई होप समझ में आया आपको। चलो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम कल मिलेंगे।